और उत्तर प्रदेश की सरकार और केंद्र की सरकार और ये डबल इंजन की सरकार इस बात का संज्ञान नहीं ले रही है। सो हम सरकार के जानना चाहते हैं सरकार से कितनों पे एक्शन हुआ है, कितनी गिरफ्तारियां हुई हैं सर। ये 86 में बताना चाहें तो फिर बता दो 86 में 56। उसी को नियंत्रित करने के लिए ही हम लोग समान कानून की बात करना चाहते हैं। क्या बात है, क्या 22 में मुझे तो आ रहा हूँ, खड़ा हूँ, इतना पेशेंस रखना चाहिए कि जब मैं खड़ा हुआ, मैं आपकी बात को सुन रहा था, जब मैं खड़ा हूँ मैं तो वही बोलने के लिए आया हूँ। अध्यक्ष महोदय, बड़े मच्छर हैं भाई। अविश्वास प्रस्ताव में आपने मुझे बोलने का मौका दिया जो संयुक्त विपक्ष द्वारा लाया गया है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपको बहुत धन्यवाद देती हूँ। सत्ता पक्ष के लोग कह रहे थे, मिनिस्टर कह रहे थे कि हमको राजस्थान में चर्चा करनी चाहिए जो महिलाओं के साथ जघन्य अपराध हो रहे हैं, गुजरात की चर्चा करनी चाहिए, छत्तीसगढ़ की चर्चा करनी चाहिए, तो मध्य प्रदेश की भी चर्चा होनी चाहिए, उत्तर प्रदेश की भी जरूर चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि आंकड़े बताते हैं एनसीआरबी के कि हर रोज हर 3 घंटे में एक महिला का शारीरिक उत्पीड़न उत्तर प्रदेश में होता है। हर 3 घंटे में एक महिला का शारीरिक उत्पीड़न उत्तर प्रदेश में हो रहा है और उत्तर प्रदेश की सरकार और केंद्र की सरकार और ये डबल इंजन की सरकार इस बात का संज्ञान नहीं ले रही है। सर, मणिपुर की जो घटना हुई है सर, यह कोई मामूली घटना नहीं है, ये बहुत ही संवेदनशील घटना है और सर सरकार का रवैया बहुत ही संवेदनहीन रहा है इस मामले को लेकर। सर, यह सरकार अहंकार में डूबी हुई सरकार है, द्रव्य, मद और दम में डूबी हुई सरकार है सर। इट वॉज अ कंप्लीट वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, डिस्ट्रक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एंड यूजिंग वुमेन as instrument for perpetrating violence is simply unacceptable in the constitutional democracy, sir. Very good point. Sir, और इस पूरे कांड की सर निंदा पूरे विश्व में हुई है और हम भारतवासियों का सर शर्म से झुका है सर इस घटना को लेकर। सर, इट वॉज अ स्टेट स्पॉन्सर्ड एथनिक वायलेंस। सर, अगर विजुअल्स सोशल मीडिया के माध्यम से नहीं निकल के आते तो किसी को भी नहीं पता चलता कि क्या हुआ है मणिपुर में सर। और जो विजुअल्स आए जहां पे महिलाओं को नंगा किया गया, उनका रेप किया गया, सर कौन जिम्मेदार है सर इसका? और यह कोई एक ऐसा वाक्य नहीं था, ऐसे जैसे सुप्रिया सुले जी ने कहा, ऐसे लगभग 4000 एफआईआर इस तरह की रजिस्टर हुई हैं सर। सो हम सरकार के जानना चाहते हैं सरकार से कितनों पे एक्शन हुआ है, कितनी गिरफ्तारियां हुई हैं सर। अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने अच्छा प्रश्न किया है, लेकिन अगर हमारे माननीय विद्वान सदस्य राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बारे में भी थोड़ा अध्ययन करके आए होते और जिसके बारे में बार बार ध्यान आकर्षित किया जाता है, तो संभवतः इस प्रकार के प्रश्न आप इस सदन में नहीं पूछते। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू हो चुकी है और इसमें सामान्य पाठ्यक्रम के साथ साथ विभिन्न प्रकार की रोजगार परक पाठ्यक्रमों को भी पैरेलल उपलब्ध कराने के कार्यक्रम प्रारंभ हो चुके हैं और माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में भी राज्य सरकार ने उस अभियान को आगे बढ़ाया है जिसमें सामान्य पाठ्यक्रम को जारी रखते हुए पैरामेडिकल का, ड्रोन टेक्नोलॉजी का, डाटा एनालिसिस का, 3D प्रिंटिंग का या फिर इससे संबंधित वे सर्टिफिकेट कोर्सेज जो 3 महीने 6 महीने के होंगे, उनको माध्यमिक शिक्षा में अध्ययन करने वाले बच्चों को भी इस पाठ्यक्रम के साथ जोड़ने का एक प्रयास प्रारंभ हुआ है। इसके लिए
पहले से ही व्यावसायिक शिक्षा के पाठ्यक्रम में व्यापक परिवर्तन करने के कार्य हो रहे हैं। जहां तक आप जैसे मान्य सदस्यों का यह कहना कि कोई भर्ती नहीं हुई है या अव्यवस्था है, मुझे लगता है आपकी पीड़ा मैं समझ सकता हूं, क्योंकि पिछले 6 वर्ष में नकल विहीन परीक्षा प्रदेश के अंदर सुचारू रूप से संपन्न हुई है और नकल माफिया पर लगाम कसी गई है। पहली बार हुआ है जब माध्यमिक शिक्षा में हाई स्कूल और इंटरमीडिएट बोर्ड की परीक्षा, जो पहले 2 महीने 3 महीने तक चलती थी, मात्र 15 दिन के अंदर परीक्षा संपन्न हुई और 14 दिन के अंदर परिणाम भी आए हैं। 56 लाख बच्चों के परिणाम मात्र 29 दिन में, यानी परीक्षा से लेकर परिणाम तक 29 दिन में ही आए हैं। यह भी उस रिफॉर्म का परिणाम है जो शिक्षा के क्षेत्र में आज देखने को मिल रहा है। और तीसरा, जहां तक शिक्षकों की भर्ती का है, भर्ती की प्रक्रिया में कोई भी मामले न्यायालय में लंबित नहीं है। हां, जो मामले कुछ भर्ती की प्रक्रिया के बाद कुछ लोग न्यायालय में गए हैं, उससे संबंधित मामले वहां पर लंबित होंगे, वो अलग विषय है। लेकिन 1,64,000 से अधिक शिक्षकों की भर्ती बेसिक और माध्यमिक शिक्षा में अकेले पिछले 5 वर्ष के अंदर इस सरकार ने किए हैं। और शिक्षकों की भर्ती की प्रक्रिया को युद्ध स्तर पर अगर कहीं वैकेंसी है, चाहे वह माध्यमिक शिक्षा में हो, बेसिक शिक्षा में हो, उच्च शिक्षा में हो, प्राविधिक शिक्षा में हो या व्यावसायिक शिक्षा में हो या फिर संस्कृत विद्यालयों में हो, इन सब की भर्ती की प्रक्रिया को सुचारू रूप से संपन्न करने के लिए ही हमारी सरकार प्रदेश में शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया को पूरी ईमानदारी, पूरी पारदर्शी तरीके से संपन्न करने के लिए ही एक नया शिक्षा आयोग गठन के लिए एक बिल लेकर के आई है। और मुझे लगता है बिल पर आपको भी अपनी बात को रखने का और उस पर चर्चा करने का अवसर प्राप्त होगा। जो भी अमूल्य सुझाव आएंगे, सरकार उसका स्वागत करेगी। प्रश्न संख्या 11 श्री अखिलेश, माननीय अखिलेश जी। अध्यक्ष माननीय नेता महोदय, अध्यक्ष प्रतिपक्ष। महोदय जी, माननीय मंत्री जी की मैं बात सुन रहा था। माननीय मंत्री जी, वो माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी बहुत सी बातें रखी अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर के। अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे माननीय मुख्यमंत्री से केवल इतना जानना चाहता हूं कि उन्होंने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पे बताया जो आने वाली है, इनकी जो आ चुकी है, लागू होगी। मेरा केवल एक छोटा सा सवाल है कि 2017 से लेकर के 2022 में जो एज ग्रुप है 15 साल का, उसमें कितने बच्चों की संख्या बढ़ गई है? 2017 से लेकर के 2022 तक 15 साल के ग्रुप में बच्चों की कितनी संख्या बढ़ गई है? क्या उन बच्चों के भविष्य के बेहतर बनाने के लिए और उनको नौकरी रोजगार दिलाने के लिए आपके नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत, और खासकर उत्तर प्रदेश की सरकार, डबल इंजन की सरकार, जो ये कहती है कि अनएम्प्लॉयमेंट रेशो हमारा ये है, एम्प्लॉयमेंट रेशो नहीं बताते, अनएम्प्लॉयमेंट रेशो ये है, तो वो क्या इन बच्चों की संख्या बताएगी सरकार? मैं अध्यक्ष महोदय माननीय मुख्यमंत्री से जानना चाहता हूं कि 2017 से 2022 के बीच में जो एज ग्रुप 15 साल का है, वो संख्या कितनी होगी, कितने बच्चे आ गए होंगे उसमें? और वो इससे संबंधित नहीं, उसकी जानकारी संबंधित इसलिए है ना अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, उसकी एज जब ग्रुप की नेशनल जानकारी एजुकेशन पॉलिसी संबंधित हो सकती है, तो मैं केवल इतना जानना चाहता हूं, अध्यक्ष जी, 17 से 22 तक अध्यक्ष जी, कितने बच्चे आ गए होंगे एज ग्रुप में, संख्या क्या होगी उसकी? मुझे बहुत अच्छा लगा कि नेता विरोधी दल को अब जनसंख्या की चिंता होने लग गई है। अध्यक्ष महोदय, और सवाल ये है अच्छी कि बात अगर मुख्यमंत्री जी 86 में 56 बताना चाहें तो फिर बता दो, 86 में 56। उसी को नियंत्रित करने के लिए ही हम लोग समान कानून की बात करना चाहते क्या हैं। बात है, क्या मुख्यमंत्री? लेकिन अध्यक्ष जी, अरे आज उत्तर आ जाए फिर आप बोले।
अध्यक्ष माननीय मुख्यमंत्री जी माननीय खड़े हैं। मुख्यमंत्री जी से माननीय केवल इतना मुख्यमंत्री- जानना चाहता हूँ माननीय कि मुख्यमंत्री खड़े हैं। 17 से 22 में मुझे- 17 खड़े साल आप- के मैं वही एज तो आ रहा हूँ। माननीय कितने मुख्यमंत्री जी खड़े बच्चों हैं। की जवाब देने के लिए खड़ा हुआ हूँ। आप मैं वही खड़े जवाब देने के लिए खड़ा हुआ हूँ। इतना पेशेंस रखना चाहिए कि जब मैं खड़ा हुआ, मैं आपकी बात को सुन रहा था, जब मैं खड़ा, मैं तो वही बोलने के लिए आया हूं कि आपको जनसंख्या की चिंता हो रही है। मुझे इसमें अच्छा लगा कि इसको कैसे कंट्रोल किया जाए। मैं यद्यपि पहले भी सोच रहा था कि चलिए समाजवादियों में कुछ तो प्रोग्रेस हुई है, और प्रोग्रेस देखिए अच्छा है, प्रगति के बारे में सोचना चाहिए। ये 5 नंबर के प्रश्न में भी माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री से प्रश्न पूछा जा रहा था, एक प्रदेश एक कोर्स एक मूल्य, यानी एक देश एक कानून, ये भी जोड़ देते तो और अच्छा होता। सरकार क्या कर रही है, ये तो सर्वे बताते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट रेट, अरे उत्तर आ जाए, उत्तर आए फिर आप लाइव तो नहीं है अध्यक्ष जी? अध्यक्ष जी ये लाइव चल रहा है क्या? लाइव चल रहा है, अच्छा, बहुत धन्यवाद आपका। लाइव। अनएम्प्लॉयमेंट रेट, ये एम्प्लॉयमेंट उपलब्ध कराने पे ही निर्भर करता है। और 2016-17 में उत्तर प्रदेश का अनएम्प्लॉयमेंट रेट 19 से अधिक था, 19% से अधिक था। और आज के दिन पर यह अनएम्प्लॉयमेंट उत्तर प्रदेश का 3 से 4 के बीच में है। ये दिखाता है रोजगार के अवसर सृजित हुए हैं, लोगों को पारदर्शी तरीके से नौकरियां मिल रही हैं, लोगों को ईमानदारी से नौकरी मिल रही है, और नौकरी की कोई भी प्रक्रिया मान्य न्यायालय के द्वारा बीच में इसलिए बाधित नहीं की जाती है क्योंकि मान्य न्यायालय को भी मालूम है कि प्रक्रिया में पारदर्शिता है, प्रक्रिया में पूरी शुचिता है, और पूरी ईमानदारी के साथ सरकार इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा रही है। उत्तर प्रदेश के इस परसेप्शन के कारण ही ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में 36 लाख करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, जो 1 करोड़ नए नौकरी और रोजगार का सृजन उत्तर प्रदेश के अंदर करेगी। यह भी उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए एक अवसर है, और उत्तर प्रदेश के युवाओं को तकनीकी दृष्टि से सक्षम बनाने के लिए ही 2 करोड़ युवाओं को टैबलेट और स्मार्टफोन उपलब्ध करवाए जा रहे हैं।